वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आज हम सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 7 ऑफ द ड्यू डिलीजेंस विच डील्स विद द सेगमेंट वाइज रूल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी का क्या क्या रूल्स है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट एरिया ऑफ वर्क में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट द ड्यूटीज क्या क्या है कंपनी सेक्रेटरी के अंडर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 205 ऑफ द कंपनीज एक्ट रीड विद द रूल 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन मैनेजर पर्सन रूल बताता है ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी क्या है, गाइड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, गाइडेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फैसिलिटेट कन्वे द जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग कमेटी मीटिंग को कन्वे करना है काम, अप्रूवल्स फ्रॉम द वेरियस अथॉरिटीज ले काम, रिप्रेजेंट करना कंपनी को बिफोर द वेरियस रेगुलेटर्स अथॉरिटीज एंड असिस्ट द बोर्ड को असिस्ट करने का भी काम किसका होता है, कंपनी सेक्रेटरी का। एडवाइज द बोर्ड, एडवाइजरी टू द बोर्ड को एडवाइस करना एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करना कि कंपनी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करे। अदर ड्यूटी एज स्पेसिफाइड बाय द, जो भी ड्यूटीज कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे करने को, सारी ड्यूटीज परफॉर्म करना, इंश्योर करना कंप्लाइंस सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आप कंप्लाई कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, रिपोर्ट टू द बोर्ड को रिपोर्ट करना जो भी अपने आपकी कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन में क्या रोल है। कंपनी सेक्रेटरी एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बन सकता है। कंपनी सेक्रेटरी को नेसेसरी एग्जामिनेशन पास करना होगा एंड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस लेना होगा फॉर द टू बिकम अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विद एंड उसको IPBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रजिस्टर्ड होना होगा एंड कैन टेक अप फॉर द टू बिकम अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और टेक द वॉलंटरी लिक्विडेशन के मैटर भी ले सकता है। एज दे कैन ऑल्सो भी एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का इन द मीटिंग ऑफ कमेटी एंड एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ IPBI रेगुलेशन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी जिसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड अदर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लाइंट फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहता है तो बताओ फूड प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन से एप्लीकेबल लॉज एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले आता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। दीज आर द फॉलोइंग लॉज एप्लीकेबल ऑन द फूड यूनिट पे एप्लीकेबल होता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग लेबलिंग रेगुलेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड्स business regulation, food safety and standards, provision and restriction on the sales, food safety and standards regulations on the food product and standard, food safety and standard regulation on the containment and toxins and residues and the meat food product order, meat and meat product order, Indian Fisheries Act and in the fruit product order and the food products amendment order, vegetables product order, the vegetables oil product, edible oil packaging, solvent extract oil. These are the following laws which is the applicable on the फूड प्रोसेसिंग यूनिट। या फिर आपका क्लाइंट फूड प्रोसेसिंग यूनिट ओपन करने वाला था, ये फॉलोइंग लॉज उस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। रमेश कुमार रिसीवर सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप उसको मिल चुका है फ्रॉम द PCS का सर्टिफिकेट। ही वांट टू बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहता है तो बताओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए। कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस बन सकता है एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। उसको फॉर द एसेट्स ऑफ द क्लास सिक्योरिटाइज एंड फाइनेंशियल एसेट्स अंडर द कंपनी सेट रजिस्टर्ड वैल्यूअर रेगुलेशन रूल के अकॉर्डिंग टू एक्ट एज अ रजिस्टर्ड वैल्यू। सबसे पहले तो वो मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, या फिर MBA या फिर PGD MBA PGD DM इन स्पेशलाइजेशन फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस साथ में इन डिसिप्लिन में होना चाहिए। एंड फर्दर पर्सन needs to be complete and pass the वैल्यूएशन स्पेसिफिक एजुकेशन कोर्सेज होता है उसको भी आपको पास करना होता है। फर्दर पर्सन एलिजिबल हो जाता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए। वो पर्सन क्या होना चाहिए, शुड बी रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का एंड इज अ मेंबर। हाँ, पर्सन इज एलिजिबल हो जाएगा एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अगर वो खुद वैल्यूअर मेंबर है किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का, या रिकमेंडेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। रिकमेंडेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड है एंड हैज़ पास द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन उसने पास किया, 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास एंड पोजेस द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस है उसके पास एंड माइनर नहीं है वो, अनसाउंड माइंड भी नहीं है, डिस्चार्ज not undischarged bankrupt भी नहीं है and has not applied for the bankruptcy to the court and has person resident in India है, has not been convicted by any court, किसी भी कोर्ट कंपेटेंट कोर्ट की थ्रू कन्विक्शन ऑर्डर नहीं है उसके अगेंस्ट में फॉर मोर देन 6 मंथ। तो वो पर्सन क्या बन सकता है,
रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है। हैज़ नॉट बीन लेविड अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कोई पेनल्टी उसके अगेंस्ट नहीं है। हैज़ अ फिट और प्रॉपर पर्सन है वो। इंटीग्रिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टर, ये सब चेक करेंगे हम फिट एंड प्रॉपर पर्सन में। नेक्स्ट बात करते हैं, योर क्लाइंट वांट टू सेट अप फार्मास्यूटिकल यूनिट सेटअप करना चाहता है, तो बता फार्मास्यूटिकल यूनिट पे कौन कौन से लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले लॉज आता है कि ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, फार्मेसी एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एंड ड्रग्स मैजिक रेमेडीज, ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट रूल्स, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, स्पेशल परमिट्स एंड लाइसेंस रूल्स, मेडिसिनल एंड टॉयलेट preparation excise duty act, drugs price control order, essential commodity act, clinical establishment regulation act, clinical establishment registration and regulation rules, and biological diversity act, biological diversity rules, drugs policy, plant quarantine order, national pharmaceutical policy, drugs policies, rules for the मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ हजार्डियस प्रोडक्ट। ठीक है, ये कुछ लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर एप्लीकेबल होता है किस पे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेट हैव टू बी परफॉर्म एज अ जीएसटी प्रोफेशनल। अगर आप एज अ जीएसटी प्रोफेशनल हो तो क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको परफॉर्म करना होता है एज अ जीएसटी प्रोफेशनल। सबसे पहला, अगर एज अ एडवाइजरी सर्विसेज भी दे सकते हैं अपने क्लाइंट को एज अ जीएसटी प्रोफेशनल ऑन अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के थ्रू। टैक्स प्लानिंग बता सकते हो जीएसटी में कि किस तरीके से आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, किस तरीके से आईटीसी में आप प्लानिंग कर सकते हो, प्रोसीजर कंप्लाइंसेस बता सकते हो, और जीएसटी में जो भी प्रोसीजर कंप्लाइंसेस, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न फाइलिंग, ये सारा कुछ प्रोसीजर, बुक एंड रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड आप एडवाइस दे सकते हो। अपने क्लाइंट के बिहाफ पे रिप्रेजेंट हो सकते हो वेरियस टैक्स डिपार्टमेंट। एपलेट वर्क, कंपनी सेक्रेटरी कैन प्रोवाइड अ बेटर सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ द एपलेट वर्क की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ये दीज आर द फॉलोइंग सर्विसेज एज अ जीएसटी प्रोफेशनल आप प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अ लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है एज ए कंप्लाइंस ऑफिसर बताना है। रेगुलेशन नंबर 6 ऑफ द एलओडीआर बात करता है कि लिस्टेड कंपनी को एज अपॉइंट करना होता है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर, जो कि इंश्योर करेगा कन्फर्मिटी ऑफ रेगुलेटरी प्रोविजन एप्लीकेबल जो भी कंपनी है उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट करेगा वेरियस रेगुलेटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अथॉरिटीज से। इंश्योर करेगा जो भी प्रोसीजर एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हो करेक्ट एंड ऑथेंटिकेट होना चाहिए। एंड मॉनिटर करेगा ईमेल एड्रेसेस ऑफ द ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिवीजन का। एंड ऑल्सो इंश्योर करेगा कंप्लाइंस सेबी पीआईटी रेगुलेशन का कंप्लाइंसेस हो रहा है, इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड सेबी एसएसटी रेगुलेशंस, टेक ओवर रेगुलेशन का भी कंप्लाइंस हो रहा है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंप्लाइंस ऑफिसर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द यूनिट इशूड बाय द म्यूचुअल फंड विच आर लिस्टेड। यूनिट इज इशूड बाय द म्यूचुअल फंड को रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने का, गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, मतलब म्यूचुअल फंड को सीएस अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट कंपनी सेक्रेटरी एज अ सीनियर मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट एज अ कंप्लाइंस मैनेजर। ठीक है, अर्लियर द रेगुलेशन 16 ऑफ एलओडीआर बात करता था सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता था। इट मीन्स द ऑफिसर पर्सनल ऑफ लिस्टेड एंटिटी हु वाज अ मेंबर ऑफ द कोर मैनेजमेंट टीम एक्सक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूड किया जाता। बट कुछ टाइम बाद हमने देखा कि सीनियर मैनेजमेंट में सारे मेंबर ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड किए जाते हैं, और साथ में एज अ कंपनी सेक्रेटरी आफ्टर द अमेंडमेंट हमने देखा कि सीनियर मैनेजमेंट डेफिनेशन को रिवाइज किया गया और उसमें कंपनी सेक्रेटरी को भी इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर भी कंपनी सेक्रेटरी इन अ रोल ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजर भी काम कर सकता है। इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंपनी की एंड वेरियस लॉस के बारे में। एंड the service of the company secretary as a corporate manager is available to all time to discuss the issue in depth and to provide immediate response to the queries of the board of directors. A wide role can be played by the company secretary in a small company. He is able to take other responsibilities भी ले सकते हैं like finance manager, legal officer and HR manager का भी काम करना हो सकता है। company secretary also assist the chairman को assist करेगा in preparing the meeting and truly act as the concise of the company. नेक्स्ट आता है सीज एक्ट एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी काम कर सकता है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है कंपनी के बिहाफ पे ऑथराइज रिप्रेजेंट कर सकता है कंपनी को कंपनी के बिहाफ पे बिफोर द वेरियस रेगुलेटर एंड अथॉरिटीज लाइक एनसीएलटी, कॉम्पिटिशन इंडिया, सीसीआई, सेबी,
SAT, ROC, consumer forums, telephonic dispute settlement and appellate tribunal, tax authorities and other quasi judicial bodies and tribunal के बिफोर अपीयर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी एज सेक्रेटरी ऑडिटर भी अपॉइंट हो सकता है। सेक्शन 204 ऑफ द कंपनी से बात करता है कि लिस्टेड कंपनी एंड फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज को सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ता है बाय द PCS। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी कौन कौन सी रूल लाइन में गिवन है? फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनीज का बेट ऑफ शेयर कैपिटल 250 करोड़ एंड मोर है। एवरी पब्लिक कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ 200 करोड़ मोर है। एंड एवरी कंपनी है जिसका आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग 100 करोड़ एक्सीड करता है, उसको सेक्रेटरी ऑडिट करना होता है, आंसर करवाना होता है PCS से। एंड वो क्या करेगा? सेक्रेटरी ऑडिटर रिपोर्ट बना के MR3 में बोर्ड को सबमिट कर देगा। एंड रेगुलेशन नंबर 24A के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन नंबर 24A एवरी लिस्टेड कंपनी को साथ में अपनी मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, इनको भी सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। एंड उनको साथ में सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट के साथ एनेक्स करके मेंबर्स को देना है एंड बाय द PCS से करवाना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस द 5 सेक्रेटरी फंक्शन। क्या क्या सेक्रेटरी फंक्शन है विच कैन बी असाइन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? असाइन कर सकते हैं किसी को? कंपनी सेक्रेटरी को। टू इंश्योर द कंप्लाइंस ऑफ द जो भी कॉर्पोरेट लॉज है, सिक्योरिटीज लॉज, इकोनॉमिक लॉज, इसको कंप्लाई करना, ठीक है। इंश्योर करना कि कंपनीज कंडक्टेड अकॉर्डिंग विद कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये कंपनी कंडक्ट हो रही है। कंपनी के जो भी अफेयर हैं वो मैनेज अकॉर्डिंग विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको इंश्योर करना। प्रिपेयर करना एजेंडा इन द कंडीशन विद द चेयरमैन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन एजेंडा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स एंड जनरल मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बेसिस के हिसाब से काम करना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से भी काम करना, ये सारा कुछ इंश्योर करना। एंड जो भी कंप्लायंस बाय लॉस रेगुलेशन कंपनीज एक्ट है उसको कंप्लाई करना सिक्योरिटी लॉ कंपनी लॉ को। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर आपको बनना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, रेगुलेशन नंबर 5 in the light of the given statement discuss eligibility for the registration as per the regulation 5 of the IBBI regulation insolvency profession। सबसे पहला है उसके उन्होंने अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना था एज पर द रेगुलेशन नंबर 5 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है कि इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, उसने लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए विद इन द 12 मंथ बिफोर द एनरोलमेंट एंड हैज कंप्लीटेड द पीरियड रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्सेज कंप्लीट किया होना चाहिए बाय द विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड एंड सक्सेसफुली उसने कंप्लीट किया होना चाहिए नेशनल इंश्योरेंसी प्रोग्राम एंड या फिर सक्सेसफुली कंप्लीट किया विच इज़ अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, सक्सेसफुली कंप्लीट किया होना चाहिए ग्रेजुएट इंश्योरेंसी प्रोग्राम एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट आफ्टर द रिसीविंग द बैचलर डिग्री रिसीव करने के बाद, ठीक है। या फिर 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर द बैचलर डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द लॉ, और 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ CA, CS, CMA और एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ सर्विसेज अंडर द GST लॉ में एज अ CS कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल किस मैटर पे GST लॉ में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? एज एडवाइजरी सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बता सकता है क्लाइंट को, टू कंप्लीट गाइडेंस बता सकता है, एडवाइजरी बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है, ठीक है, टैक्स प्लानिंग कैसे होगी, ठीक है, अल्टरनेट टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम बता सकता है किस तरीके से टैक्स पे करना है, बुक एंड रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में, मेंटेन कैसे करना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स एंड क्रिएशन ऑफ क्रेडिट आउटपुट इनपुट के बुक्स ऑफ अकाउंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैसे उसको यूटिलाइजेशन करना, डिस्पोज ऑफ कैसे करना बुक्स ऑफ अकाउंट, इस सब मैटर पे क्या कर सकता है? एडवाइस दे सकता है। रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी कंपनी को क्लाइंट के बिहाफ पे बिफोर द वेरियस अथॉरिटीज़ competent authorities। appellate work can provide a better services in the field of appellate work। procedure compliance जो भी GST लॉ में रिटर्न फाइलिंग, बुक कीपिंग, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड, ये सारा कुछ प्रोसीजर कंप्लाइंस भी कंप्लाइंट को बता सकती है। द एरिया ऑफ सर्विसेज अंडर द GST लॉ बाय द प्रोफेशनल। नेक्स्ट राइटर शॉर्ट ना तो कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, उसके ऊपर शॉर्ट लिखना है। ROC के कौन से अथॉरिटीज़ है जिसके बिफोर में कंपनी सेक्रेटरी एज अपॉइंट हो सकता है, ऐसा कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे, लाइक ROC, RD, NCLT का, CCI, SAT, SEBI, SAT, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑथराइज अथॉरिटीज अंदर रियल एस्टेट, कंज्यूमर फोरम,
टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेंड ट्रिब्यूनल, टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी से आईपीआर एक्सपर्ट। आईपीआर एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है ऑन आईपीआर पे, कैन एक्ट एज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट भी की तरह काम कर सकता है। ऑल्सो एडवाइस द क्लाइंट को एडवाइस कर सकता है ऑन द फॉलोइंग मैटर, ऑन द आईपीआर पे एडवाइस कर सकता है, ऑन द एंटी डंपिंग या सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज पे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे एडवाइस कर सकता है, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट इन फॉलोइंग मैटर पे आईपीआर में भी एज अ गाइड कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज अ एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ द बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज में भी एज अ एक्सपर्ट काम कर सकता है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट आउटलाइन 2 सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल इन द बैंकिंग फील्ड। डिलीजेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो आप बैंक को, लोन सिंडिकेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस एंड स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट बना के दे सकती है। फॉलोइंग सर्विसेज जो है इन द बैंकिंग फील्ड में आप प्रोवाइड कर सकते हो। कंपनी से एक्ट एक्सपर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसलेटर के में भी एक्सपर्ट बन सकता है। तो 3 सर्विसेज बतानी है आर्बिट्रेशन कंसलेशन में। सबसे पहला एडवाइस कर सकते हो कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर कंसलेटर की तरह एक्ट कर सकते हैं इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट, ड्राफ्ट कर सकते हो आर्बिट्रेशन कंसलेशन एग्रीमेंट और क्लॉज ड्राफ्ट कर सकते हो। डिस्कस द स्पेसिफिक लॉज जो कि एप्लीकेबल होता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन कौन से स्पेसिफिक लॉज है जो एप्लीकेबल होता है। सबसे पहला आता है लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म में कौन कौन से लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सम ऑफ द स्पेसिफिक लॉज एप्लीकेबल टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री विच आर क्लासिफाइड किया गया किसके बेसिस पे, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बेसिस पे इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म में। रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड लॉ हो सकता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है। एंड नेक्स्ट गाइड एंड लीड लाइबिलिटी, ये कुछ क्लासीफाई कर दिया है कि लॉ इन बेसिस पे क्लासीफाई होगा, उस कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। ट्रांसपोर्ट लेजिस्लेशन के बेसिस पे भी लॉ एप्लीकेबल होता है, लाइक सरफेस सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लेजिस्लेशन इन द रिलेशन टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म कस्टमर के बेसिस पे लॉ एप्लीकेबल होता है। फॉरेक्स मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेक्स एक्सचेंज लाइक फैमा। नेक्स्ट मेडिकल टूरिज्म पे भी लॉ एप्लीकेबल होता है। लॉ रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म इन द ट्रैवल एरिया, लॉ रिलेटिंग टू द सेटिंग ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एंड टूर ऑपरेशंस यूनिट, इनकी बेसिस पे लॉ को क्लासीफाइड करती है कौन कौन से टाइप्स ऑफ लॉ किस बेसिस पे टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पे यूनिट पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ एप्लीकेबल होता है सीमेंट सेक्टर पे कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होता है। सीमेंट कंट्रोल ऑर्डर, सीमेंट सेस रूल, सीमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, सीमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, माइंस एंड कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट रूल्स एंड मेटल्स माइंस रेगुलेशन 2012। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट इन दी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन कौन से रीसेंट डेवलपमेंट आए एंड कौन कौन से स्पेसिफिक लॉ है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट किया 7.1% ऑफ इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। इंडिया पॉइज्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बन चुकी है इन द वर्ल्ड बाय द 2020 6 मिलियन प्लस हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सोल्ड होती है एनुअली बाय द 2020। FDA received by the sector between the April 2000 and December में FDA $18.43 billion FDA received. India has also been fourth largest producer बन चुका है वर्ल्ड में विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 25 मिलियन व्हीकल्स, ठीक है, एंड इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड। India is the home for the 4 large auto manufacturing hubs बन चुका है, लाइक 4 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब्स इंडिया में, लाइक दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद एंड नॉर्थ मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद एंड इन द वेस्ट चेन्नई और बैंगलोर और एंड साउथ एंड इन द साउथ जमशेदपुर, कोलकाता इन द ईस्ट। नेक्स्ट स्पेसिफिक लॉ विच इज एप्लीकेबल टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर पे कौन कौन से स्पेसिफिक लॉज है। मोटर व्हीकल एक्ट कंट्रोल सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स रिस्पेक्टिव स्टेट ऑटोमोबाइल लॉज। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट, क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट आए इन द एविएशन सेक्टर
अलॉन्ग विद स्पेसिफिक लॉज विच इज एप्लीकेबल टू द एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर पे क्या क्या नेशनल डेवलपमेंट बताना है एंड क्या क्या स्पेसिफिक लॉज जो है जो एविएशन सेक्टर पे एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले वो इंडियाज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुकी है एंड द पोस्टेड द फास्टेस्ट फुल ईयर ग्रोथ रेट for the 3 years in the row. Now India's revenue passenger kilometers growth 7.5% was higher than the global average growth of 7% बढ़ चुकी है। More than 80 international airlines connecting to over 40 countries and $16 million US. India's aviation market is the currently in the ninth largest in the world हो चुके हैं, in the projected to be third largest by the 2020 and the largest by the 2030 बन सकती है। स्पेसिफिक लॉ एप्लीकेबल होता है किस पे, एविएशन सेक्टर पे। एयरक्राफ्ट एक्ट, एयरक्राफ्ट रूल्स, एयरक्राफ्ट पब्लिक हेल्थ रूल्स, अनलॉफुल सीजर अगेंस्ट सेफ्टी एंड सिविल एविएशन, एंटी हाईजैकिंग अमेंडमेंट एक्ट, एयर कॉर्पोरेशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ द सिविल एविएशन रूल्स, एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स, टोक्यो कन्वेंशंस, एयरक्राफ्ट कैरेज एंड डेंजरस गुड्स, एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1950। नेक्स्ट बताना लिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक लॉज एप्लीकेबल टू द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर पे कौन कौन से स्पेसिफिक लॉज हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले रूल फॉर द मैन्युफैक्चर यूज ऑफ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टोरेज हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल, ठीक है। रिवाइज रिकॉम्बिनेंट डीएनए safety guidelines for the research transgenic plants, guidelines for the toxicity, national speedy policy, seed act, exempt policy pertaining to the biotechnology, environment protection act. Next foreign FAMA 1999, protection of the plant variety and farmers rights act. These are the following laws which is applicable in the biotechnology sector in the India. Next are the 8 specific laws which is applicable to the pharmaceutical sector. Again repeated question है, 8 specific laws. Biological diversity rule, biological diversity act, drugs policy. Next है pharmacy act, drugs cosmetic rule, drugs cosmetic act, and drugs and magic remedies and drugs magic remedies objectionable advertisement rules. Next question आता है, डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट आईटी एंड बीपीएम इंडस्ट्री में क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट है एंड स्पेसिफिक लॉ जो एप्लीकेबल होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पे इन इंडिया में। आईटी सेक्टर अकाउंट्स द लार्जेस्ट शेयर इन द टोटल इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट का, एंड आईटी सेक्टर अकाउंट्स ऑफ द 56% ऑफ द टोटल ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट करता है 56%, एंड आईटी सेक्टर इज द एक्सपेक्टेड टू ग्रो 300 billion US dollar. IT sector is the largest private sector employer, delivering 3.7 million jobs, 640 offshore development centers in the more than 80 countries. लॉ जो एप्लीकेबल होते हैं IT सेक्टर पे, द पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट रूल्स, ट्रेडमार्क रूल्स, पेटेंट एक्ट, पेटेंट रूल्स, ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and design act, design rules, patent act, patent rule, trademark act, trademark rule, design act, design rule, information technology act 2002. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है 8 स्पेसिफिक लॉज अब बताना जो कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे एप्लीकेबल होता है। सबसे पहला आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर द फूड advertisement, food safety and standard for the prohibition of restriction on the sale, food safety and standard for the licensing and registration, food safety and standard for the packaging and labeling, National Food Security Act, Export Quality Control Inspection Act, and Essential Commodity Act. That's it for this chapter.